नमस्कार बच्चों, SBN.ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 में विज्ञान का पार्ट नंबर 1। आइए पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। कक्षा 8 का पार्ट का हमारा नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन का मतलब होता है फसल को पैदा करना, फसल को उगाना। उत्पादन मतलब ये है कि मान लीजिए खेत में हम बीज डालेंगे, बीज से छोटा पौधा बनेगा, छोटे पौधे की हम सिंचाई करेंगे, खाद डालेंगे तो वो और बड़ा होगा, फिर उसमें अनाज लगेगा। तो फसल उत्पादन का मतलब है बीज से फसल पैदा करना, फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है कि फसल उगाने तक, यानी कि उसमें अनाज लगने तक, जब तक उसमें बीज ना लग जाए, जब तक उसमें कोई हमें फल ना मिल जाए, उसके लिए हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। अब वो कार्य कौन कौन से होते हैं, उन कार्यों का अध्ययन हम इस पार्ट में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। ग्रीष्म काल में पहली और बूझो अपने चाचा के घर गए। यानी पहली और बूझो नाम के दो बच्चे हैं जो कहाँ गए, अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा क्या थे, एक किसान। उनके चाचा क्या थे, किसान। तो हमें एक बात पता चलती है कि जो फसल उगाता है वो कौन होता है, किसान। यानी फसल का उत्पादन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है, किसान। जिस प्रकार बाल काटने वाले को हम नाई कहते हैं, और लकड़ी का काम करने वाले को खाती कहते हैं, पढ़ाने वाले को जो आपको शिक्षा देता है उसे अध्यापक कहते हैं, उसी प्रकार फसल उगाने वाले को हम क्या कहते हैं, किसान। तो आपको समझ में आया, फसल उगाने वाला व्यक्ति कौन होता है, किसान। आगे चलते हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे। खेत होता है जहां फसल उगाई जाती है। कुछ औजार यानी कौन कौन से औजार देखे उन्होंने, खुरपी, दराती, बेलचा, हल आदि। तो इस पार्ट में हम जो ये विभिन्न प्रकार के औजार हैं इनका अध्ययन करेंगे कि खेती करते वक्त ये औजार किस किस काम आते हैं, खेत पर इन औजारों से क्या क्या काम किया जाता है। तो बताइए, यदि आप इन औजारों को देखेंगे तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा, जो इसने बूझों ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहां कहां और कैसे कैसे करते। आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को, हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, मैंने रेड कलर से किया हुआ है। आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम भी रोज भोजन खाते हैं, जानवर भी रोज भोजन खाते हैं, और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपने पढ़ा होगा पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, धूप। पौधे क्या करते हैं, धूप में अपना भोजन बनाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित करने का मतलब होता है बनाना, अपना भोजन बनाना, कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। यानी असमर्थ हैं का मतलब क्या है कि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब बताइए दूसरों पर निर्भर कैसे रहते हैं। तो दूसरों पर निर्भर इस प्रकार रहते हैं कि मान लीजिए हम खाना खाते हैं, तो आप बताइए सुबह खाने में जैसे मान लीजिए आपने क्या खाया, रोटी खाई। रोटी किसकी बनी होती है, गेहूं की बनी होती है ना। रोटी क्या होता है, गेहूं होता है, गेहूं का आटा पिसाते हैं फिर उसकी रोटी बनती है। तो वो गेहूं कहाँ से आता है, पौधों से। यानी हम किस पे निर्भर करते हैं भोजन के लिए, पौधों पर। आप सुबह दूध पीते होंगे, वो दूध कहाँ से आता है बताइए, वो दूध कौन देती है, गाय देती है। यानी कि हम दूध के लिए किस पर निर्भर हैं, गाय पर निर्भर हैं। तो इसी प्रकार हम जो कुछ भी खाते हैं या जो कुछ भी पीते हैं उसके लिए हम किस पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर होते हैं। यानी कि मनुष्य क्या हो गया, भोजन बनाने में असमर्थ हो गया। जंतु भी भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। क्यों, जंतु बताइए क्या खाते हैं, जंतु चारा खाते हैं। चारा कहाँ से आता है, पौधों से। तो अर्थात जंतु भी क्या है, भोजन बनाने में असमर्थ हैं। आगे चलें, आ गया इतना समझ में। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, यानी जंतुओं को भोजन कहाँ से मिलता है, तो मैंने आपको अभी भी बता ही दिया। आगे पढ़ते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण
परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं ऊर्जा के संपादन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। मैंने अभी भी आपको समझाया कि हम अपना भोजन पौधों से भी लेते हैं और जंतुओं से भी लेते हैं। बताइए मैंने आपको क्या बताया था, पौधों से कैसे लेते हैं? पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? जितनी भी हम दालें खाते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं वो गेहूं की बनी होती है, अनाज, चावल, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से। अच्छा बताइए, जंतुओं पर हम किस प्रकार निर्भर होते हैं? जंतुओं से हमें क्या क्या खाने की चीजें मिलती है? सबसे बड़ी चीज हमें जंतुओं से क्या मिलती है? दूध मिलता है। जंतु हमें क्या देते हैं? दूध। तो आया समझ में आपको कि हम भोजन के लिए दोनों पर ही निर्भर रहते हैं। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। मैंने रेड कलर से आपको मार्क करके दिखाया है। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश में इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? आप सभी जानते हैं भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 130 करोड़ से ज्यादा है, 135 करोड़ के आसपास है। यानी भारत में या दुनिया में मान लीजिए बहुत सारे करोड़ों लोग हैं, और करोड़ों लोग रोज भोजन भी खाते हैं, करोड़ों जानवर भी हैं, वो सभी जानवर भी रोज भोजन खाते हैं। तो क्या हम इतने सारे लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं? और करा सकते हैं तो कैसे उपलब्ध करा सकते हैं? तो आइए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, भोजन का सबसे भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। अगर हमें इतने सारे लोगों को भोजन देना है, भोजन खिलाना है, तो हमें क्या होगा? भोजन को बहुत अधिक मात्रा में बनाना पड़ेगा। यानी भोजन के हमारे पास क्या होने चाहिए? भंडार होने चाहिए, तभी सभी लोग भोजन कर पाएंगे। ठीक है, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक जगह पर बहुत अधिक भोजन है, लेकिन हम उसे लोगों में बांट नहीं पा रहे हैं, तो वो खराब हो जाएगा। और उसका रख रखाव भी अच्छे से होना चाहिए, यानी भोजन लंबे समय तक चलना भी चाहिए। तो ये सभी चीजों को हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे कि भोजन का क्या करें। हम सबसे पहले नियमित उत्पादन। नियमित उत्पादन कैसे करेंगे? नियमित उत्पादन से क्या मतलब है? भोजन हमेशा बनता रहे। ऐसा ना हो कि हम मान लीजिए 2 महीने भोजन बनाएं और फिर हम बाकी दिन बनाए नहीं, तो हम बाकी दिन क्या खाएंगे? इसलिए नियमित बनाना चाहिए। जब भोजन तैयार हो गया तो उससे उचित प्रबंधन करना चाहिए, यानी उसको अच्छी तरह रखना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारी गेहूं की बोरियां हैं, वो हमने उगा ली। अब उगा ली तो उन्हें रखना भी तो पड़ेगा, नहीं तो गेहूं क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। फिर वितरण भी करना पड़ेगा। वितरण से क्या मतलब है? कि लोगों को बांटना भी पड़ेगा, जिसे उसकी आवश्यकता है उसके पास तक वो पहुंच जाना चाहिए। तो आइए अब हम पॉइंट नंबर 1.1 अध्ययन करते हैं। क्या है इसकी हेडिंग? कृषि पद्धतियां। अब भोजन उत्पादन के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? कृषि। कृषि पद्धतियां यानी कृषि किस किस प्रकार से की जाती है। तो अब हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। यानी 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या थे? घुमंतु थे। घुमंतु यानी घूमने वाले। मनुष्य एक जगह नहीं रहते थे। जैसे आज हम क्या करते हैं, एक जगह अपना घर बनाया वहां रहने लग जाते हैं। लेकिन पुराने काल में क्या थे? मनुष्य ऐसे नहीं थे। वो क्या करते थे? मान लीजिए सुबह यहाँ रह रहे हैं पेड़ पर, अगली सुबह वो पर्वत पे रह रहे हैं, अगले सुबह मैदान में है, तो अगली सुबह कहीं और, या कहीं आज एक जगह हैं और दूसरे दिन दूसरी जगह हैं। तो उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं हुआ करता था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और आवास की खोज के समूह के विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। प्रारंभ में जब आग की खोज नहीं हुई थी, तो मनुष्य सब कुछ कच्चा ही खाया करता था। फल, सब्जियां, अनाज सब मनुष्य कैसा खाया करता था? कच्चा। आग की खोज होने के बाद मनुष्य ने क्या किया? भोजन को पकाना स्टार्ट किया। उसके पहले हम सब लोग क्या खाते थे? खाना कच्चा ही खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना आरंभ किया। जब प्रारंभ में हमें पता ही नहीं था कि गेहूं खाते हैं, चना खाते हैं, क्या क्या हम खाते हैं, तो सबसे पहले मनुष्य जो था भोजन के लिए किस पर निर्भर करता था? जंतुओं पर। सबसे पहले उसने जंतुओं को मारकर खाना आरंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य पदार्थों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि आरंभ हुई।
जब मनुष्य ने जानवरों को मारना स्टार्ट किया, जंगलों में घूमना आरंभ किया, तो धीरे धीरे हमें पता चला कि खेती भी होती है और खेती से हम क्या क्या कर सकते हैं, चावल, गेहूं, अन्य खाद्य पदार्थों को, खाद्य फसलों को हम उत्पादित कर सकते हैं। और इसी प्रकार क्या हुआ, कृषि का आरंभ हुआ। आइए अब हम आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों? अभी हम इसे एक बार रिपीट भी करेंगे, ठीक है। जब एक, यहां से हम पढ़ रहे हैं अब, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो फसल कहलाते हैं। तो देखिए, नोट्स बनाने के लिए आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। तो एक प्रश्न आता है परीक्षा में, फसल किसे कहते हैं? क्या प्रश्न आता है? फसल किसे कहते हैं? तो ये 2 लाइन का उत्तर है, आप सभी अपनी किताब में भी अंडरलाइन कर लेंगे। प्रश्न आएगा फसल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं फसल? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। आया समझ में? उदाहरण के लिए, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। यानी गेहूं की खेती का मतलब क्या है? खेत में सभी पौधे जो उगाए गए हैं किसके होंगे? गेहूं के होंगे। आगे चले, आया समझ में? अब हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी फसल को विभिन्न मौसम में उगाया, कोई फसल गर्मी में उगाई जाती है, कोई फसल सर्दी में उगाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फसलें ऐसी होती हैं कि मान लीजिए किसी फसल को अधिक पानी की आवश्यकता है तो उसे बरसात में उगाया जाएगा, या कोई फसल है जिसे कम तापमान की आवश्यकता है यानी उसे सर्दी की आवश्यकता है तो वो सर्दी में उगाई जाएगी। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो गर्म तापमान में उगती है तो उन्हें गर्मियों में उगाया जाएगा। ठीक है, आगे चलें, आगे पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न हैं। अतः देश में विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो भारत में बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, कहीं पर कम वर्षा होती है, कहीं पे ज्यादा वर्षा होती है, कहीं पे तापमान अधिक रहता है, कहीं पे तापमान कम रहता है। उसी के आधार पर फसलों को भी उगाया जाता है। अब हम पेज नंबर 2 पे आ चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्या है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 भागों में बांटा जाता है। अभी तक हमने समझा कि फसलों को मौसम के अनुसार किन किन भागों में बांटा जा सकता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था, विभिन्न स्थान पर विभिन्न प्रकार का मौसम होता है, उसके आधार पर फसलों को विभिन्न प्रकार से बांटा जा सकता है। जिसमें पहला प्रकार कौन सा होता है? खरीफ फसल। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? रबी फसल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खरीफ फसल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? खरीफ फसल। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन बनता है, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। फसलों को कितने भागों में बांटा जाता है? किसके आधार पर? मौसम के आधार पर। तो फसलें कितने प्रकार की होती है? 2, खरीफ फसल और रबी फसल। आइए खरीफ फसल क्या होती है पढ़ते हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो खरीफ की फसल कौन सी होती है? जिसे बरसात के मौसम में बोया जाता है। यानी कि हम बीज खेतों में कब डालेंगे? जब बरसात का मौसम चलता है, ठीक है। खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्य जून से सितंबर तक होती है। और तो यानी कि खरीफ की फसल किस किस महीने में बोई जाएगी? जून से सितंबर तक। आ रहा है आपको समझ में? और क्या लिखा हुआ है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि क्या है? खरीफ की फसलें। तो आपको देखिए याद कैसे करना पड़ेगा खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। देखिए, खरीफ को हम कनेक्ट करते हैं खाने से। खरीफ को किससे हम जोड़ते हैं? खाने से। अच्छा ये बताइए, आप खाना सर्दियों में ज्यादा खाते हैं कि गर्मियों में ज्यादा खाते हैं? खाना सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है ना, गर्मियों में तो खाना ज्यादा नुकसान करता है, तबियत खराब हो जाती है। तो खाना हम ज्यादा कब खाते हैं? सर्दियों में। तो सर्दियों में हम क्या क्या खाते हैं बताइए? मक्का कब आता है? सर्दियों में आता है ना मक्का। मक्का हम सर्दियों में खाते हैं। मूंगफली हम सर्दी में खाते हैं। सोयाबीन और धान ये सब किस में खाई जाती है? सर्दियों में। अच्छा होता है, रजाई कब हम भरवाते हैं? रजाई सर्दियों में जरूरत पड़ती है ना रजाई की। रजाई में क्या भरी जाती है? रुई। रुई किससे बनती है?
कपास से, इसका मतलब क्या हुआ, कपास भी किस में आएगा, खरीफ की फसल में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम लोग रबी की फसल पढ़ेंगे। ठीक है, रबी फसल शीत ऋतु यानी कि कब, अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। और फसलें क्या कहलाती है, रबी फसलें कहलाती हैं। यानी कि रबी की फसल कब उगाई जाएगी, अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच क्या उगाई जाएगी, रबी की फसलें उगाई जाएगी। तो रबी की फसलें यानी कि अब देखिए गर्मी में हम लोग क्या क्या करते हैं, गर्मी में हमें क्या चाहिए, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब किसके उदाहरण है, रबी की फसलों के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें, सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। तो आपको याद करना है, फसलें दो प्रकार की होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से इसको याद करेंगे। तो अच्छा बच्चों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या होता है, पॉइंट नंबर 1.2 क्या लिखा हुआ है, आधारित फसल पद्धतियां, यानी कि अब फसल पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने क्या आता है, इसे हम पढ़ लेते हैं। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, यानी धान की फसल को हम शीत ऋतु यानी कि सर्दी के मौसम में क्यों नहीं उगाते हैं। तो देखिए आगे क्या है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यानी धान का मतलब हो गया एक तरीके की चावल की खेती, और चावल की खेती के लिए क्या चाहिए, पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो बताइए सबसे अधिक पानी उसे कब मिलेगा, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, बरसात में मिलेगा ना, सिंचाई भी हम करेंगे। और अधिक पानी चाहिए तो बरसात होगी, खेतों में पानी भर जाएगा। यानी सबसे अधिक पानी धान को कब मिलेगा, वर्षा ऋतु में। इसका क्या मतलब हुआ कि जो धान की खेती है वो कब होगी, वर्षा ऋतु में होगी। यानी मौसम के अनुसार खेती होती है। आगे चलें, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। यानी कि फसल के दौरान किसान को बहुत सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं, यानी कि किसान क्या क्या क्रियाकलाप करता है, क्या क्या उसको करना होता है, ये सब अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है हमारा, क्या बनता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि फसल उत्पादन में कौन कौन से क्रियाकलाप किए जाते हैं। आपको इसका क्रम भी याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, इसका क्रम भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्रम भी याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करना। खेत में बीज डालने के लिए सबसे पहले क्या तैयार करना पड़ता है, हमें मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं बताइए, मिट्टी तैयार करने के लिए क्या क्या किया जाता है, जुताई की जाती है। यानी आपने देखा होगा खेतों में हल चलाया जाता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी पोली हो जाती है, और जो बीज हम डालते हैं वो जमीन में अंदर चला जाता है। मान लीजिए हम हल नहीं चलाएंगे, बीज यूं ही डाल देंगे, ऊपर रहेगा, चिड़िया खा जाएगी बीज। आपने सुना होगा ना, आप पता है क्या हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बीज डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जमीन को पोली करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जुताई। जुताई का मतलब क्या होगा, मिट्टी तैयार करना। खेत में जो आलतू फालतू कंकर वंकर कचरा वचरा है वो सब साफ करना पड़ेगा, वो सब किसमें आएगा, मिट्टी तैयार करना। सेकंड पॉइंट देखिए, बुआई। बुआई मतलब होता है खेत में बीज डालना। आप जैसे गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो गेहूं का बीज खेत में डालेंगे, चने की खेती करना चाहते हैं तो गेहूं में चने के बीज, चना डालेंगे, इस टाइप का होता है। ठीक है, बुआई। उसके बाद देखिए बीज डाल दिया, बीज थोड़ा बड़ा होगा, फिर क्या होगा, खाद उर्वरक देना। तो उसको क्या पड़ेगी, बीजों को पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। बीजों को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। तो पोषण के लिए उसे हम क्या देंगे, खाद देंगे, उर्वरक देंगे, है ना, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है उसको, पोषक तत्वों, जैसे हम लोगों को विटामिन मिनरल्स, ऐसे उनको भी उर्वरक की जरूरत पड़ती है। फिर क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, खेत को पानी देना पड़ेगा, पौधा बड़ा होगा तो उसे पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है खरपतवार से सुरक्षा। जब हम खेती करते हैं तो खेती के साथ क्या होता है, बहुत सारे आलतू फालतू पौधे भी उग जाते हैं। मान लीजिए हमने गेहूं खेती करी, गेहूं के साथ आलतू फालतू कुछ पौधे भी उग गए, तो क्या होता है कि उन पौधों को क्या बोलते हैं, खरपतवार। तो उनसे भी हमें क्या करनी पड़ती है, सुरक्षा करनी पड़ती है। फिर आज क्या आता है हमारे पास, कटाई। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसे क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है।
काट के उसे क्या करना पड़ता है, बीजों को अलग करना पड़ता है। जैसे मान ली चावल की खेती है तो उसकी कटाई करेंगे, फिर भूसे को धान से अलग करेंगे, सब किसमें आएगा, कटाई करने में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, भंडारण करेंगे। भंडारण का मतलब क्या है, जैसे हमारी फसल तैयार हो गई उसे गोदाम में, बोरों में भर के गोदाम में रख दिया जाएगा। तो ये क्रम आपको याद करना है। देखिए चलो रिवाइज कर रहे हैं एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी तैयार होगी, मिट्टी तैयार हो गई, मिट्टी पोली हो गई, फिर क्या करेंगे, मिट्टी में बुआई कर देंगे, बीज डाल देंगे। बीज डालने के बाद क्या करेंगे बताइए, खाद देंगे। खाद के बाद क्या देंगे, पानी देंगे। तो पौधे बड़े होना शुरू होंगे, बड़े होंगे तो कुछ फालतू पौधे उग जाएंगे यानी कि खरपतवार, उससे सुरक्षा करेंगे। फिर क्या करेंगे, फसल तैयार हो गई तो कटाई करेंगे। कटाई के बाद क्या करेंगे, फिर उसका भंडारण करेंगे। तो इस प्रकार आया आपको समझ में, इस प्रकार करेंगे। तो आइए अब हम पहला पॉइंट शुरू करते हैं, 1.3 मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में क्या क्या काम होता है, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। सबसे पहला काम क्या होता है, मिट्टी तैयार करना है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। कृषि को में क्या करते हैं, मिट्टी को पलटना, उलट पुलट करना, मिट्टी को पोला बनाना। मैंने आपको बताया हल चला के मिट्टी क्या करते हैं, पोली करते हैं ताकि बीज नीचे जाए। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। मिट्टी पोली कर देंगे तो क्या होगा, जो फसल होगी उसकी जड़ें क्या होगी, जब पोली मिट्टी मिलेंगी तो ज्यादा अंदर तक चली जाएंगी। इसको समझने के लिए इस प्रकार कर सकते हैं, मान लीजिए आपको सुई चुबानी है, एक आप स्पंज जो होता है दबने वाला, एक कपड़े का कोई मोटा डस्टर है, उसमें सुई चुभाएंगे, आसानी से चली जाएगी, दीवार में सुई नहीं जाएगी ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, जमीन को पोला बनाना पड़ता है ताकि जड़ें कहाँ हो, अंदर तक जाए। ठीक है, पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पेड़ को भी सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, अपने मजबूती की आवश्यकता पड़ती है, वो सब इसी से होगा। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है, इसे हम आगे समझेंगे। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। तो मिट्टी में आप लोगों ने देखा होगा केंचुए रहते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनमें वो उसमें सहायता करते हैं। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं, यानी ये जीव क्या होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं। केंचुआ क्या करता है, आलतू फालतू जो वो जीव, जो केंचुआ क्या करता है, फसलों को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है या जिस प्रकार से छोटे मोटे जीव नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये सब किसान के मित्र होते हैं। ठीक है, तो एक फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरा उसको मार देगा, तो क्या हुआ, उसके मित्र हो गए ना किसानों के। यह मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं। जैसा आपने देखा होगा मिट्टी पे चलने वाले बहुत सारे जीव आते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, मिट्टी में नमी को लाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना पोला करना क्यों आवश्यक है, मिट्टी को हम पलटते हैं पोला करते हैं, ये क्यों आवश्यक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आप पिछली कक्षाओं में, अब हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी और खनिज जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे, जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। मिट्टी को ये उर्वरक बना देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। ठीक है, खाद का काम करते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होती है, यानी जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो ऊपर ऊपर की सतह में होती है। ठीक है, इसे उलटने पलटने से, पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों अभी तक हमने यहाँ आपके पार्ट 8 का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 देखा। पार्ट 8 के 2 पेज हो गए। अभी आगे की क्लास हम अगली क्लास में, आगे का पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। आपको समझ में आया है, नहीं आया है तो इसे आप दोबारा देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर किस प्रकार से सभी पाठों की चैप्टर वाइज ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, भेजें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। खुश रहिए, बाय बाय, धन्यवाद।